आप पूरा दिन बिजी रहते हैं, मीटिंग, ईमेल, कॉल, डेडलाइन, लेकिन फिर भी कोई रियल रिजल्ट नहीं आते। क्या हो अगर मैं आपके से कहूँ, दुनिया के ग्रेटेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने प्रूव किया है, हार्ड वर्क के साथ साथ इफेक्टिवनेस भी जरूरी होती है। जो लोग इफेक्टिव होते हैं वही लोग ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, प्रमोशन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आप पीटर ड्रैकर की लेजेंडरी बुक द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव के कुछ प्रिंसिपल सीखेंगे, जिससे के बाद आप एक हाई लेवल एम्प्लॉय में चेंज हो जाएंगे। इसके बाद आपके काम करने का तरीका बदल जाएगा, यानी कि नमस्ते और इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम उस अनकॉम्प्रोमाइजिंग सेल्फ डिसिप्लिन की बात करने वाले हैं जो असल में प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव इफेक्टिवनेस की बुनियाद है। हम सब चाहते हैं ना कि हमारा काम एक रियल इम्पैक्ट क्रिएट करे, पर सच्चाई ये है कि अक्सर हम डेडलाइंस और उन एंडलेस टू डू लिस्ट्स के जाल में उलझ कर रह जाते हैं। तो आज जिस सोर्स मटेरियल को हम एनालाइज कर रहे हैं वो किसी भी आम प्रोफेशनल को अपनी एफिशिएंसी के बिल्कुल पीक पर ले जाने का एक एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट देता है। बिना किसी देरी के सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। शुरुआत ही एक ऐसी बात से करते हैं जो कन्वेंशनल कॉर्पोरेट विजडम को बिल्कुल हिलाकर रख देती है। कोट ये है कि जो भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी स्टाफिंग करने की कोशिश करता है जिससे वीकनेसेस या कमजोरियों से बचा जा सके, वो ज्यादा से ज्यादा मीडियोक्रिटी ही हासिल करेगा। ये स्टेटमेंट सच में सोचने पर मजबूर कर देता है, राइट? ये ट्रू परफॉर्मेंस को मास्टर करने का पूरा स्टेज सेट कर देता है, क्योंकि सोर्स मटेरियल हमें बार बार याद दिलाता है कि जिन लोगों में बड़ी ताकत होती है उनमें उतनी ही स्ट्रांग वीकनेसेस भी होती हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हमारा आज का रोड मैप इन 5 पिलर्स पर टिका है। पहला, प्रोफेशनल स्ट्रेंथ्स को बढ़ाना। दूसरा, प्रायोरिटीज सेट करना, यानी फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। तीसरा, डिसीजन मेकिंग के एलिमेंट्स। चौथा, कंस्ट्रक्टिव डिसएग्रीमेंट को हार्नेस करना। और आखिर में, इफेक्टिवनेस का डिसिप्लिन। बस जल्दी से इन सबको एक एक करके समझते हैं। पूरा फोकस अब पहले सेक्शन पर डालते हैं, मैक्सिमाइजिंग प्रोफेशनल स्ट्रेंथ्स, यानी जो काम करे उसी पर और आगे बिल्ड करना। ये जर्नी इस बेसिक प्रेमिस से शुरू होती है कि एक एग्जीक्यूटिव टैलेंट को आखिर किस नजरिए से देखता है। यहाँ फाउंडेशनल आइडिया बड़ा सिंपल है। हम कभी भी किसी की कमजोरी पर कुछ सॉलिड बिल्ड नहीं कर सकते। यहाँ 2 अलग अप्रोचेस का डिफरेंस बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है मीडियोकर स्टाफिंग, जहां पूरा ध्यान बस किसी तरह वीकनेस को मिनिमाइज करने और पर्सनैलिटीज के हिसाब से जॉब्स को सेट करने पर होता है। नतीजा सिर्फ कन्फर्मिटी और मीडियोक्रिटी। दूसरी तरफ है इफेक्टिव स्टाफिंग। यहां मेन गोल स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करना और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया यूज करना होता है। यही वो अप्रोच है जो आम लोगों से एक अनकॉमन परफॉर्मेंस निकलवाती है। अब एक बड़ा ही फैसिनेटिंग सवाल जो प्रोफेशनल्स अक्सर सोचते हैं, इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव्स आखिर अपने बॉस को कैसे मैनेज करते हैं? सुनने में थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है ना, लेकिन एक सुपीरियर की स्ट्रेंथ्स को प्रोडक्टिव बनाना सिर्फ जरूरत नहीं है, ये एक मॉरल इम्पेरेटिव है। असल में एक सबऑर्डिनेट की खुद की इफेक्टिवनेस इसी एक बात पर सबसे ज्यादा निर्भर करती है। अक्सर लोग बॉस की कमजोरियों पर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन उसके बजाय एक सच में इफेक्टिव प्रोफेशनल रूथलेसली ये 4 सवाल पूछता है। वो मानते हैं कि बॉस पे आखिर इंसान ही है, इसलिए उनका फोकस होता है, बॉस क्या सच में बहुत अच्छे से कर सकते हैं? उन्होंने अब तक किन चीज़ों में एक्सेल किया है? उन्हें अपनी ताकत यूज करने के लिए क्या जानने की ज़रूरत है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपना बेस्ट परफॉर्म करने के लिए उन्हें हमसे क्या चाहिए? सोचिए, ये छोटा सा पैराडाइम शिफ्ट काम करने के पूरे तरीके को कितना बदल देता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, प्रायोरिटाइजिंग फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। यही कॉन्सेंट्रेशन का असली सीक्रेट है। सिर्फ एक, ये सिंगल नंबर इफेक्टिवनेस का सबसे बड़ा रहस्य है, कॉन्सेंट्रेशन। सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव्स हमेशा पहले करने वाले कामों को ही पहले करते हैं, और वो एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करते हैं। मल्टीटास्किंग जैसा कोई इल्यूजन यहां काम नहीं आता। इस आइडिया को और गहराई से समझने के लिए ड्यूपॉन्ट की स्ट्रैटेजी का ये छोटा सा नैरेटिव बहुत दिलचस्प है। इनका फॉर्मूला बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा है। किसी भी प्रोडक्ट या प्रोसेस को उसके डिक्लाइन शुरू होने से ठीक पहले ही पूरी तरह अबैंडन कर दो। ये बहुत क्लियरली दिखाता है कि नई और प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए जगह बनाने के लिए पुरानी और आउटवर्न चीज़ों को रूथलेसली अपनी लिस्ट से हटाना ही पड़ता है। जो चीज़ अब आगे वैल्यू नहीं देगी उसे तुरंत छोड़ देना बेहतर है। जब बात आती है प्रायोरिटीज सेट करने की, तो वहां सिर्फ एनालिसिस नहीं,
करेज यानी हिम्मत की जरूरत होती है। सही प्रायोरिटीज का मतलब है फ्यूचर को चुनना, अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करना, अपनी खुद की डायरेक्शन तय करना और अपने एम को बहुत हाई रखना। इसके ऑपोजिट होती है पोस्टीरियोरिटीज, जहां लोग पास्ट की गलतियों में, डेली प्रॉब्लम्स में या फिर उन सेफ और इजी ऑप्शंस में उलझे रह जाते हैं जिन्हें सब फॉलो कर रहे होते हैं। एक सच्चा प्रोफेशनल हमेशा सेफ बेट्स को छोड़कर फ्यूचर और हाई एम्स को ही चुनता है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, द एलिमेंट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। यहाँ पूरा फोकस टेक्निक से ज्यादा इम्पैक्ट पर है। किसी भी एग्जीक्यूटिव के काम का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स उसका लिया गया डिसीजन ही होता है। लेकिन यहाँ एक कैच है, इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव्स हर वक्त बस छोटे मोटे डिसीजंस नहीं लेते रहते। वो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट डिसीजंस पर, हाईएस्ट कॉन्सेप्चुअल लेवल पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कोई भी एक्शन लेने से पहले सबसे पहला सवाल ये होता है, क्या ये इशू एक वाइड स्प्रेड जेनेरिक सिचुएशन है जिसके लिए किसी फिक्स्ड रूल की जरूरत है, या फिर ये एक ट्रू एक्सेप्शन है, कोई बिल्कुल यूनिक इवेंट जिसे एक बिस्पोक यानी बिल्कुल अलग हैंडलिंग चाहिए। इन दोनों के बीच का फर्क पकड़ना ही डिसीजन मेकिंग का फाउंडेशन है। तो एक सॉलिड डिसीजन लेने के ये 5 रिगरस स्टेप्स होते हैं। पहला, डिफाइन करना कि सिचुएशन जेनेरिक है या एक्सेप्शन। दूसरा, स्पेसिफिकेशंस और बाउंड्री कंडीशंस तय करना, यानी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तीसरा, हमेशा इस बात से शुरू करना कि सही क्या है, ना कि सिर्फ एक्सेप्टेबल क्या है, क्योंकि थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो आखिर में होना ही है। चौथा, उस डिसीजन को एक सॉलिड एक्शन प्लान में कन्वर्ट करना। और पांचवा, फीडबैक लूप्स और रियलिटी टेस्टिंग बिल्ड करना। ये सारे स्टेप्स मिलकर इंश्योर करते हैं कि हमारा डिसीजन सिर्फ एक अच्छी इंटेंशन बनकर न रह जाए, बल्कि असल में कुछ बदलाव लाए। चलिए अब देखते हैं चौथा सेक्शन, हार्नेसिंग कंस्ट्रक्टिव डिसएग्रीमेंट। विचारों का ये टकराव आखिर कैसे काम आता है? ध्यान देने वाली बात यह है कि डिसीजंस शायद ही कभी एक ऑब्वियस सही और गलत के बीच का क्लियर चॉइस होते हैं। एक बड़ा काउंटर इंट्यूटिव सच ये है कि लोग कभी भी पहले फैक्ट्स की तलाश से शुरुआत नहीं करते। वो इनेविटेबिलिटी अपनी एक ओपिनियन यानी एक राय के साथ शुरू करते हैं। और सोर्स मटेरियल यहाँ बड़ा मजेदार पॉइंट रखता है। लोगों को पहले फैक्ट्स ढूंढने के लिए कहना ही बिल्कुल गलत अप्रोच है। इसके बजाय, जैसा हिस्ट्री में कई सक्सेसफुल लीडर्स और अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने किया है, इफेक्टिव लीडर्स इंटेंशनली डिसएग्रीमेंट और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन क्रिएट करते हैं। ऐसा इसलिए ताकि इन शुरुआती ओपिनियंस को आगे चलकर रियलिटी के अगेंस्ट फियर्सली टेस्ट किया जा सके। तो ये डिसएग्रीमेंट यानी ये मतभेद इतना ज़्यादा एसेंशियल क्यों बन जाता है? पहला रीज़न, ये डिसीजन मेकर को ऑर्गेनाइजेशन की प्री कंसीव्ड नोशंस का कैदी बनने से बचाता है। दूसरा, ये हमेशा ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। और तीसरा, ये इमेजिनेशन को बिल्कुल स्टिमुलेट कर देता है, क्योंकि सच तो ये है कि बिना किसी सॉलिड ऑल्टरनेटिव के लिया गया डिसीजन एक तरह से सिर्फ एक गैम्बलर्स थ्रो यानी जुए के दाव जैसा ही होता है। आखिर में एक फाइनल कॉल लेने से पहले दोनों तरफ के रिस्क्स को केयरफुली कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। रिस्क ऑफ एक्शन में कॉस्ट, एफर्ट और फेलियर के चांसेस आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ रिस्क ऑफ इनएक्शन क्या है? उसमें आती है कंडीशन का बुरी तरह डीजेनरेट होना या इंप्रूवमेंट की किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह मिस कर देना। यहाँ रूल बिल्कुल सिंपल रखा गया है, अगर बेनिफिट्स उसकी कॉस्ट से बहुत ज़्यादा हैं तो फौरन एक्ट करें, लेकिन कभी भी किसी भी हाल में हाफ मेजर्स ना लें या आधा टेढ़ा कॉम्प्रोमाइज ना करें। या तो पूरा एक्शन लें या बिल्कुल ना लें। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, द डिसिप्लिन ऑफ इफेक्टिवनेस। इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करना है? इफेक्टिवनेस कोई ऐसी सिंपल थ्योरी नहीं है जिसे बस एक बार पढ़ लिया जाए। ये एक कंटिन्यूअस सेल्फ डिसिप्लिन है। तो एक इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव का आखिर डेली स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? वो कुछ बहुत ही कॉन्क्रीट बूट्स ऑन द ग्राउंड कमिटमेंट्स पर बेस्ड होता है, जैसे अपने वक्त को रिगरसली ट्रैक करना और इंटरप्शंस को ब्लॉक करके कंटिन्यूअस फोकस टाइम निकालना, OKRs यानी ऑब्जेक्टिव्स एंड की रिजल्ट्स जैसी फ्रेमवर्क्स का यूज करके अपने एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस को अलाइन और मेजर करना, हर मीटिंग का एक क्लियर पर्पस होना और खुद से हाई स्टैंडर्ड्स डिमांड करना। इन्हीं डेली हैबिट्स के जरिए एक प्रोफेशनल अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी को ऑर्गेनाइजेशन के बड़े रिजल्ट्स के साथ इफेक्टिवली जोड़ पाता है। अपना टाइम बचाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इस स्पेसिफिक मीटिंग इनवाइट फॉर्मेट में देखिए। मैंने X और Y को बजट डिस्कस करने के लिए बुलाया है। कृपया तभी आएं जब आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अन्यथा आपको वैसे भी उसकी पूरी समरी भेज दी जाएगी।
ये सीधे तौर पर दिखाता है कि एक एग्जीक्यूटिव अपने शेड्यूल को कितनी अग्रेसिवली प्रोटेक्ट करता है। पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि हर इंटरैक्शन का एक क्लियर, कंट्रीब्यूशन फोकस्ड पर्पस हो और वक्त बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। हम इस एनालिसिस को एक आखिरी और सबसे ज्यादा प्रोवोक करने वाले सवाल के साथ रैप अप कर रहे हैं। क्या ये रिकरिंग मीटिंग, ये फ्रेमवर्क या फिर काम करने का ये पुराना तरीका अपनी यूटिलिटी और उसके आगे के प्रॉमिस से बहुत आगे निकल चुका है? यानी क्या अब सच में इसकी कोई जरूरत बची भी है? एक इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव को कॉन्स्टेंटली, बिना किसी झिझक के ये सवाल पूछते रहना चाहिए। यही वो डेली माइंडफुलनेस है जो इंश्योर करते हैं कि हमारा हर एक एक्शन, हर एक मिनट सिर्फ हमें बिजी ना रखे, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के हाईएस्ट एम्स में सच में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दे। तो यही सही वक्त है इन पुरानी आदतों को इस इफेक्टिवनेस की कसौटी पर सच में परखने का। अब जरा इस विचार पर गौर कीजिए, प्रभावशीलता के बिना कोई प्रदर्शन नहीं है, यानी बिना इफेक्टिवनेस के कोई परफॉर्मेंस नहीं है। ये सोचने के नजरिए में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। देखिए, बुद्धिमत्ता, इमेजिनेशन और ज्ञान, ये सब बेशक बहुत ही कमाल की चीजें हैं, लेकिन कड़वा सच ये है कि जब तक हमारे अंदर इफेक्टिवनेस यानी असरदार होने की आदत नहीं है, ये सब किसी काम के नहीं है। सिर्फ इफेक्टिवनेस ही वो चीज है जो इन खूबियों को असली और ठोस रिजल्ट्स में बदल सकती है। साधारण से दिखने वाले काम को असाधारण अचीवमेंट्स में बदलने के लिए आज हम इन 4 अहम पिलर्स को कवर करेंगे। पहला, प्रभावशीलता की आदत। दूसरा, समय या टाइम फैक्टर पर मास्टरी। तीसरा, योगदान पर फोकस। और चौथा, प्रभावी मानवीय संबंध। तो चलिए पहले पिलर से शुरुआत करते हैं, प्रभावशीलता की आदत, और देखते हैं कि कैसे ये आधुनिक प्रोफेशनल को फिर से परिभाषित करती है। यहाँ सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि इफेक्टिव होना कोई पैदाइशी टैलेंट या गिफ्ट नहीं है, बल्कि ये एक आदत है जिसे बाकायदा सीखा और प्रैक्टिस किया जा सकता है। अक्सर हम सोचते हैं कि एग्जीक्यूटिव का मतलब कोई बहुत बड़ा बॉस होता है, राइट? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी नॉलेज वर्कर जो ऐसे फैसले लेता है जिसका पूरी संस्था के रिजल्ट्स पर बड़ा असर पड़े, वो एक एग्जीक्यूटिव है। नॉलेज वर्क की असली पहचान इस बात से नहीं होती कि आपने कितना काम किया या कितनी लागत आई, बल्कि इस बात से होती है कि रिजल्ट्स क्या आए। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पिलर की तरफ, समय पर नियंत्रण, जो कि हमारा सबसे सीमित संसाधन है। हम में से ज्यादातर लोग अपने काम की टू डू लिस्ट बनाने से दिन की शुरुआत करते हैं, है ना? लेकिन ड्रकर कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा मिथक है। सच्चे प्रोफेशनल्स अपने टास्क से नहीं, बल्कि अपने टाइम से शुरुआत करते हैं। टाइम पर मास्टरी हासिल करने के ये 3 बहुत ही बेसिक स्टेप्स हैं। पहला, अपने टाइम को रिकॉर्ड करना, ये देखने के लिए कि आखिर वो जा कहाँ रहा है। दूसरा, टाइम को मैनेज करना ताकि फालतू की डिमांड्स को कम किया जा सके। और तीसरा, समय को कंसोलिडेट करना। यहां याद रखने वाली बात यह है कि बाकी संसाधनों की तरह समय को न तो किराए पर लिया जा सकता है और नहीं खरीदा जा सकता है। समय की इस भारी कमी को हम इस चार्ट से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि बड़े बड़े सीनियर लेवल के लीडर्स के पास भी अपने समय का मुश्किल से 25% हिस्सा ही उनके कंट्रोल में होता है। बिल्कुल सही सुना। बाकी का 75% समय तो ऐसी मांगों में निकल जाता है जिन पर उनका कोई जोर ही नहीं होता। इसलिए जो थोड़ा सा समय बचता है उसका सही इस्तेमाल करना बहुत क्रूशियल हो जाता है। अब जरा इस चौंकाने वाले आंकड़े को देखिए, 10%। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर लोग अपना 10% से ज्यादा समय सिर्फ आपसी झगड़े सुलझाने, लोगों की शिकायतें सुनने या ज्यूरिसडिक्शन के विवादों में लगा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसका सीधा सा मतलब है कि वहां जरूरत से ज्यादा लोगों को काम पर रखा गया है। और हां, समय बर्बाद करने का एक और सबसे बड़ा चैंपियन कौन है? बहुत सारी मीटिंग्स। बहुत ज़्यादा मीटिंग्स होना असल में इस बात का लक्षण है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर खराब है और जिम्मेदारियां सही से नहीं बांटी गई हैं। किसी भी चुस्त और स्मार्ट तरीके से काम करने वाली कंपनी में मीटिंग्स कभी कभार होनी चाहिए, ये कोई रोज का नियम नहीं होना चाहिए। चलिए अब आते हैं तीसरे पिलर पर, योगदान पर ध्यान केंद्रित करना, यानी सिर्फ प्रयासों से निकलकर रिजल्ट्स की तरफ शिफ्ट होना। समय की अहमियत को समझने के बाद अब बात आती है जिम्मेदारी लेने की। यहां एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। ज्यादातर लोग नीचे की ओर देखते हैं, वो बस अपने काम और अपनी मेहनत में उलझे रहते हैं और यही सोचते हैं कि कंपनी को उनके लिए क्या करना चाहिए। लेकिन एक इफेक्टिव प्रोफेशनल का नजरिया बिल्कुल अलग होता है। वो हमेशा अपने योगदान पर फोकस करता है और सीधे रिजल्ट्स की जिम्मेदारी लेता है। और सच बताऊं तो यही वो सोच है जो किसी को भी टॉप मैनेजमेंट वाले माइंडसेट में ला खड़ा करती है। और यहीं पर हर नॉलेज वर्कर को खुद से ये एक बहुत ही पावरफुल सवाल पूछना चाहिए
मैं ऐसा क्या योगदान दे सकता हूं जिससे इस संस्था के परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स पर कोई बड़ा और पॉजिटिव असर पड़े? ये सवाल पूछना बहुत ही जरूरी है, वरना हमारी सारी मेहनत और एनर्जी बिल्कुल गलत दिशा में बर्बाद हो सकती है। और जब हम योगदान की बात करते हैं ना, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मेनली 3 एरियाज में परफॉर्मेंस चाहिए होती है। पहला है डायरेक्ट रिजल्ट्स। इसे आप किसी संस्था की कैलोरीज समझ लीजिए जो रोज की एनर्जी देते हैं। दूसरा है वैल्यूज या मूल्यों का निर्माण। ये संस्था के लिए विटामिन्स की तरह काम करते हैं। और तीसरा है आने वाले कल के लिए लोगों को तैयार करना, ताकि कंपनी का भविष्य एकदम सुरक्षित रहे। अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे और आखिरी पिलर पर, प्रभावी मानवीय संबंध यानी सहयोग या कोलैबोरेशन कैसे काम करता है। देखिए, लोगों में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अच्छे रिलेशन बनाने का मतलब बस सबके साथ मिलनसार होना है। ऐसा नहीं है। इसके लिए असल में 4 बुनियादी ज़रूरतें होती हैं: क्लियर कम्युनिकेशन, शानदार टीम वर्क, खुद का विकास और दूसरों का विकास। दिलचस्प बात यह है कि जब हम सिर्फ इस बात पर फोकस करते हैं कि हमें संस्था में क्या योगदान देना है, तो ये चारों चीज़ें अपने आप पूरी होने लगती हैं। ये अप्रोच पूरे सिस्टम में एक ऐसी एनर्जी भर देता है कि हर कोई खुद से बेस्ट परफॉर्मेंस की मांग करने लगता है। इसका सबसे बड़ा असर काम के माहौल में दिखता है, खासकर मीटिंग्स में। जो मीटिंग्स बिना किसी दिशा या एजेंडे के होती हैं, वो बस सिरदर्द और टाइम पास होती हैं। लेकिन इसके उलट एक इफेक्टिव मीटिंग का मकसद एकदम शुरुआत में ही साफ कर दिया जाता है। उसमें पूरा फोकस रिजल्ट्स निकालने पर होता है। इसका सबसे कार्डिनल रूल यही है, मीटिंग शुरू होते ही उसका स्पेसिफिक पर्पस सबको पता होना चाहिए। इस पूरे एक्सप्लेनर का एक बहुत ही शानदार और पावरफुल सार यहां निकल कर आता है। नॉलेज वर्कर्स बिल्कुल उसी लेवल तक ग्रो करते हैं जिस लेवल की मांग वो खुद से करते हैं। ये इंसानी फितरत है। हम खुद से जैसी उम्मीदें रखते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। अगर हम खुद से बहुत छोटी डिमांड्स रखेंगे तो हमारी ग्रोथ भी वहीं की वहीं रुक जाएगी। तो अंत में इस सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम आज की चर्चा खत्म करते हैं। एक महान प्रोफेशनल बनने के लिए किसी को अपने लिए क्या स्टैंडर्ड्स या मानक तय करने चाहिए? ये सोचने वाली बात है कि जब हम खुद से एक्सेलेंस की मांग करते हैं तो कैसे वो हमारे पूरे करियर और हमारे आसपास के लोगों पर एक बहुत गहरा असर डालता है। इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।